दोस्तों फाइनेंशियल 25-26 में कौन-सी स्ट्रैटेजी होती हैं जिसके द्वारा के टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ज़्यादा रिटर्न ले सकता है और रिस्क भी उसका मिनिमम होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी नहीं आता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो इनकम टैक्स के नोटिस से बच पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी ले पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है और कमेंट में भी लिंक पिन किया गया है। वहाँ क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पे ही प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो जब व्यक्ति के पास एक्सेस पैसा हो जाता है तो वो बैंक में एफडी करा देता है, लेकिन उसकी वजह से उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आता है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट की स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा के टैक्स पे ज़्यादा रिटर्न भी ले सकता है, रिस्क भी अपना मिनिमाइज कर सकता है और इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों जब कोई व्यक्ति एफडी कराता है तो उस केस में सबसे पहला मकसद उसका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। इसके साथ ही उसका ये भी मकसद होता है कि उसका रिस्क मिनिमम हो, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिक्योर रहे, उसको कोई नुकसान ना हो और लिक्विडिटी भी उसे चाहिए, जैसे कि हर महीने बाद उसे जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहे या फिर जब भी उसे पैसे की ज़रूरत हो तो वो पैसा निकाल सके। और इसके साथ ही उसे ये भी डर लगा रहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहीं कोई नोटिस ना आ जाए। तो दोस्तों इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आप ये सभी चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं और हाई रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इनकम टैक्स नोटिस अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले है एफडी लैडरिंग टेक्निक, जिसके द्वारा कि आप हाई रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों आप एक सिंगल एफडी में इन्वेस्ट करने की बजाय आप मल्टीपल एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा लिक्विडिटी मिले और रिटर्न भी मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करना है 5 लाख रुपए, तो आप 5 लाख की एक एफडी ना बना के 1-1 लाख रुपए की 5 एफडी बनाते हैं। पहली एफडी की मैच्योरिटी आप रखते हैं कि 1 साल बाद हो जाए, दूसरी एफडी की मैच्योरिटी रखते हैं कि वो दूसरे साल मैच्योर हो जाए, तीसरी एफडी की मैच्योरिटी आप 3 साल के बाद की रखते हैं, चौथी एफडी की 4 साल के बाद और पाँचवीं एफडी की 5 साल के बाद। तो इस प्रकार दोस्तों जो पहली एफडी मैच्योर होगी तो उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हाई हो जाता है नॉर्मली, तो आप जब इस बैंक एफडी को रिन्यू कराएँगे तो दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसी प्रकार जो सेकंड एफडी मैच्योर होगी, थर्ड एफडी, तो उस प्रकार आप हर साल इसे मैच्योर करवाते रहेंगे करंट रेट पे जब ये मैच्योर होंगी, तो इस प्रकार आप हाई रिटर्न इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक ही एफडी को ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए आप जब करवा देते हैं इन्वेस्ट, तो उसके बाद आप उससे अगर तुड़वाते हैं तो आपको प्री मैच्योर चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप जो उसका मैच्योरिटी पीरियड है वो अलग-अलग रखें ताकि आपको कोई नुकसान भी ना हो और आप ज़्यादा रिटर्न भी प्राप्त कर सकें। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी से क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो आपको लिक्विडिटी मिलती है जब रेगुलर इंटरवल पे एफडी ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैच्योर हो जाती है, तो अगर आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको लगता है कि दोबारा से इसको रीइन्वेस्ट कर देना है तो आप हाई रेट पे इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो रीइन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो आप रिड्यूस यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही साथ पूरे पीरियड के लिए एफडी करा देते हैं तो नॉर्मली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहती है, जबकि इस ऑप्शन के अंतर्गत आप हर साल ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। जब एफडी मैच्योर होती है तो दोबारा से रिन्यू कर दीजिए हाई इंटरेस्ट रेट पे। इस प्रकार आपकी रिटर्नें भी ऑप्टिमाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है कभी हाई है कभी लो है, तो उन्होंने एवरेज आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना रहता है, क्योंकि इससे सेविंग की हैबिट बनी रहती है। तो चलिए दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं जो कि एफडी डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट बैंक, ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी ना आए और रिस्क भी मिनिमम रहे। तो दोस्तों आप डिफरेंट बैंक्स में जो एफडी है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप इनकम टैक्स के इम्प्लीकेशन से बच पाएँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 25 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 लाख एसबीआई में, 5 लाख एचडीएफसी बैंक में, 5 लाख कैनरा में, 5 लाख इंडसइंड बैंक में। तो इस प्रकार दोस्तों हर बैंक में आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम अमाउंट आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मिलती है, क्योंकि यदि कभी बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी दी जाती है कि इतना अमाउंट तो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आप हर बैंक में इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो कवर रहे।
और इसके साथ ही इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी रिपोर्टिंग नहीं जाती है, क्योंकि यदि आप किसी एक बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन यदि डिफरेंट बैंक में इन्वेस्टमेंट की जाती है, 10 लाख रुपए से कम का आपका अमाउंट रहता है, तो उस केस में कोई भी बैंक इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों अगला बेनिफिट आपका टीडीएस का भी रहता है, क्योंकि यदि आपकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है तो 50,000 रुपये तक आपका टीडीएस नहीं करता है इंटरेस्ट इनकम पे, और अगर 60 साल उससे ज़्यादा है तो 1 लाख रुपये तक कोई इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं करता। तो अगर डिफरेंट बैंक में एफडी रहती है तो हर बैंक में मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल से कम है, आपका इंटरेस्ट जो मिल रहा है 50,000 रुपये तक है, तो कोई टीडीएस नहीं करता है। तो इस प्रकार एफडी डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बेनिफिट है एफडी डाइवर्सिफिकेशन के वो है रिस्क मिटिगेशन, क्योंकि अगर कोई बैंकिंग सिस्टम फेल होता है तब भी आपको 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस रहता है बैंक में। इसके अलावा आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव रेट है हो सकता है एक बैंक में ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दूसरे बैंक, तो उन्होंने एवरेज आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और आप लिक्विडिटी भी इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बैंक के जो प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल चार्ज नहीं लगते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टीडीएस की मैनेजमेंट वो हो जाती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि 50,000 से कम का आपका इंटरेस्ट इनकम रहेगी तो किसी बैंक के द्वारा टीडीएस नहीं काटा जाएगा नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, और सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख की लिमिट है। तो इसके अलावा आप बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस में भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसे मीट कर पाएँ, हाई रिटर्न ले सकें और टैक्स सेविंग कर सकें। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसे मंथली इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर वो पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कर देता है तो उसे 5 साल बाद मैच्योरिटी मिल जाती है, जिससे कि मान लीजिए अपने बच्चे की एजुकेशन जो है उसके लिए फंड उसे मिल जाते हैं, या वो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ज़्यादा की उम्र है तो हाई इंटरेस्ट उसे पोस्ट ऑफिस स्कीम में मिलता है। और इस केस में उसे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल जाता है, हर 3 महीने बाद उसका इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। वो नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देता है तो 5 साल बाद मैच्योरिटी होती है, और इनकम टैक्स में भी वो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है, या पीपीएम में इन्वेस्टमेंट करता है तो इससे रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाती है, टैक्स बेनिफिट भी हो जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग भी नहीं की जाती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि अमाउंट जो है 10 लाख से कम है, तो इस प्रकार आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लान कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से बेनिफिट होते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गारंटी दी जाती है, तो इस प्रकार स्टेबिलिटी रहती है। और इंटरेस्ट रेट भी वेरी होते हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस के, यदि आप देखें तो उस केस में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो गेन कर सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, जैसे कि आप 5 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी कराते हैं या ईटीसी में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का बेनिफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों यदि आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आप ऑनलाइन ही जो फंड है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैच्योर करवा सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए कि आपको कौन सी स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो कुछ व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर के नाम से एफडी करा के भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं और इनकम टैक्स से भी बच सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि व्यक्ति अपने ही नाम से 25 लाख एफडी कराता है तो ये उसकी इनकम आ जाती है और उसे इनकम टैक्स भरना होता है। लेकिन यदि उसने मान लीजिए 5 लाख अपने नाम से इन्वेस्ट किया है और बाकी उसने गिफ्ट किए हुए हैं अपनी मदर को, फादर को, सिस्टर को, ब्रदर को, और उनके नाम से एफडी कराता है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति की इनकम जो अलग मानी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा हर व्यक्ति को अपनी रिटर्न में अलग से रिपोर्ट करना होता है। तो इस प्रकार टैक्स पेयर की जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है, और यहाँ पे टीडीएस भी नहीं कटता। मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल से कम है, 50,000 रुपये तक का हर व्यक्ति को जो इंटरेस्ट मिलेगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन यदि एक ही व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट की होती तो 2 लाख के ऊपर 10% टीडीएस यानी कि 20,000 रुपये कट जाता। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि आप गिफ्ट देते हैं अपनी वाइफ को या माइनर चाइल्ड को, तो उस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम की प्रोविज़न अप्लाई होती है, यानी कि उनकी जो एफडी से इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपको ही अपनी रिटर्न में दिखानी है। तो यहाँ पे यदि आप गिफ्ट देते हैं तो उस केस में गिफ्ट डीड ज़रूर बना के रखें। दोस्तों टैक्स पेयर यदि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में एफडी को स्प्लिट कर देता है तो उस केस में भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाती है।
यानी कि मान लीजिए अगर आप 12 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में एक ही साल में, तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है और आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपके 12 लाख रुपए कहाँ से आया। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए फाइनेंशियल 25-26 में व्यक्ति ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 26 में 6 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो हर फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्टिंग अलग से देखी जाती है। तो हर फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से कम है, इसलिए रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं की जाती है। दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं कि टीडीएस की मैनेजमेंट कैसे की जाती है ताकि आपका टीडीएस ना कटे। दोस्तों टीडीएस के लिए रूल है 1 अप्रैल 25 से कि यदि सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट मिलेगा एफडी से, तो उसका टीडीएस काटा जाएगा। सीनियर सिटीजन का मतलब है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति यदि एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसका टीडीएस मैंडेटरी रूप से काटा जाता है, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और दोस्तों अगर व्यक्ति की उम्र जो है वो 60 साल से कम है और उससे एफडी से इंटरेस्ट मिलता है 50,000 रुपये से ज़्यादा, तो उस केस में उसका टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ भी व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो उसका मैंडेटरी टीडीएस काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि व्यक्ति ने मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट इनकम मिलता है, उसने डिफरेंट बैंक में एफडी कराई है, हर बैंक से उसे 1 लाख रुपये से तक का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन यदि उसने एक ही बैंक में इन्वेस्टमेंट की है और इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा हो गया है सीनियर सिटीजन के केस में, तो उस केस में 10% टीडीएस काटा जाएगा यदि उसका पैन आधार से लिंक है, अदरवाइज 20% टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों आपका टीडीएस ना कटे एफडी पे, इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो उस केस में आपको 15H फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपकी पूरे साल में टैक्स लायबिलिटी नील है, यानी कि आपकी इनकम नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक रहती है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होती है। तो आप 15H फॉर्म सबमिट कर दीजिए ताकि आपका कोई इंटरेस्ट से टीडीएस ना काटे, भले ही आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा है। यदि आप नॉन सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 साल से कम की उम्र है, तो आपको 15G फॉर्म सबमिट करना होता है यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि 4 लाख रुपए से कम है नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो ही आप ये फॉर्म दे सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप अपने पैन को आधार से लिंक जरूर करें, क्योंकि यदि पैन आधार से लिंक नहीं होता तो 10% टीडीएस नहीं बल्कि 20% टीडीएस काटा जाता है। तो दोस्तों आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल करें ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। उसमें आपको सभी इनकम अपनी दिखानी होती है, जैसे कि आपको एफडी से इंटरेस्ट मिला है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिला है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से इनकम हुई है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, तो सभी आप रिपोर्ट कर देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं आता है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड रिजीम लेते हैं तो 80TTA 80TTB के अंतर्गत जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेम बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो 80TTA के अंतर्गत जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल से कम है वो क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपये तक का। और जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है वो भले ही उन्हें सेविंग से इंटरेस्ट मिला हो एफडी से, 80TDB के अंदर 50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रजीम में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आप एफडी कराते टाइम इन स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे जो कि हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस की है, तो उस केस में आपको हाई रिटर्न भी मिलेगी, आपका रिस्क भी मिनिमम रहेगा, लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस भी नहीं आएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।